हम लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में कैपिटल गेन पढ़ना चालू 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। हम लोग कैपिटल गेन में क्या पढ़े हैं 5 मिनट में एक रिकैप लेते हैं। हम लोग कैपिटल गेन में पढ़े कि एक कैपिटल एसेट होना चाहिए और उसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो उससे कुछ गेन या लॉस हो तो इस चैप्टर में कवर होता है। ध्यान रखने का बात क्या है, वो इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, मतलब पर्सनल हो या बिजनेस हो, दोनों ही केस में इसका बात हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2 मेन क्राइटेरिया है कि प्रॉपर्टी कोई भी अब यहाँ पे बोला कैपिटल एसेट क्या होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में पढ़े थे हम लोग कि कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। या फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो उसको भी कैपिटल एसेट मानेंगे। या फिर किसी का यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन अगर वो 2.5 लाख से कम है तो एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल होगा। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो एप्लीकेबल है, 2.5 लाख से कम है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़े क्या क्या चीज को कैपिटल एसेट नहीं माना। सर बोला स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बोला कोई भी अगर पर्सनल, हाँ बोलो। बोले सर वो जो 2.5 लाख का बोले वो एनुअल लिमिट था ना? हाँ एनुअल लिमिट है 2.5 लाख, साल का यूलिप का 2.5 लाख लिमिट एनुअल है। पर मंथ 2.5 लाख नहीं, टोटल साल का 2.5 लाख। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना क्योंकि उसको बेचा करेंगे तो वो पीजीबीपी में जाएगा, इस चैप्टर में नहीं आएगा। कोई भी पर्सनल एसेट का सामान उसको कैपिटल एसेट नहीं माना। पर्सनल एसेट मूवेबल होना चाहिए लेकिन इमूवेबल पर्सनल एसेट का बात नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब इनको कैपिटल एसेट माना गया 6 आइटम को। ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, ड्राइंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी में हैशटैग मारा, मतलब ज्वेलरी को और डिटेल में बात किया। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल है या नॉन पर्सनल है दोनों ही टैक्सेबल होगा। सिक्योरिटी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट, यहां बोल दिया। पर्सनल इफेक्ट किसको माना? बोला कोई वियरिंग अपैरल, पहने का सामान, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर। गवर्नमेंट बहुत चालू था सर, इन सब में गवर्नमेंट को पता था गेन होना ही नहीं, इसलिए उसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं। क्योंकि अगर कैपिटल एसेट मान लेता तो तुम उसका लॉस का सेट ऑफ करने आ जाते, गवर्नमेंट को करने नहीं देना चाहते। इनटेंजिबल एसेट को भी पर्सनल इफेक्ट नहीं माना। ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा पढ़े, ऑर्नामेंट, कुछ भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्या कोई भी प्रीशियस मेटल का ऑर्नामेंट हो, फिर चाहे वो किसी कपड़े में जुड़ा हुआ हो या किसी फर्नीचर में अटैच्ड हो, सबको ज्वेलरी माने। अगर इनको कुछ बेचते हो तो उसको कैपिटल गेन लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया को कैपिटल एसेट नहीं माना। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया होना चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर पर्पस का और इन इंडिया होना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया कितना कितना एरिया तक म्यूनिसिपैलिटी एरिया माना गया, कितना एरिया को मतलब रूरल एरिया मानेंगे। तो लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी, या फिर म्यूनिसिपैलिटी एरिया के कंटेनमेंट मोड के 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर हो तो उसको रूरल एरिया नहीं माना। म्यूनिसिपैलिटी के 10,000 किलोमीटर के म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में आता है और यहाँ पे 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन। या फिर और क्या माना, बोला अगर 10,000 से ज़्यादा का पॉपुलेशन बट 1 लाख से कम है तो म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के दायरा एरिया को भी अर्बन एरिया माना, नॉन रूरल एरिया माना, माने अर्बन एरिया माना। 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, 10 लाख तक हो तो 6 किलोमीटर तक का दायरा, और मोर देन 10 लाख हो तो अप टू 8 किलोमीटर। 1 मिनट। फिर हम लोग क्या देखे थे, चालू करें क्लास को। फिर हम लोग क्या देखे थे कि कैपिटल गेन शॉर्ट टाइप का हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा सर? 3 क्राइटेरिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अगर यूटीआई का म्यूचुअल फंड है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या जीरो कूपन बॉन्ड है, इनके केस में 1 साल के नीचे शॉर्ट टर्म, 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर या लैंड एंड बिल्डिंग है अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म। और अगर कुछ भी अदर बचता है इन सब के अलावा तो 36 मंथ के नीचे शॉर्ट टर्म, 36 मंथ के ऊपर लॉन्ग टर्म। फिर हम लोग पढ़ना चालू किए सर ट्रांसफर किसको मानेंगे।
सर हम लोग बोले थे सेल, एक्सचेंज या रेलिंक्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट। सर सेल और एक्सचेंज तो पता है, बेचना या बदले में लेना, लेकिन रेलिंक्विशमेंट मतलब अपना राइट खुद छोड़ देना, और एक्सटिंग्विशमेंट मतलब जबरदस्ती तुम्हारा कोई राइट ले लिए। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट तुमसे कंपल्सरी अंडर लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ। कोई गुंडा तुम्हारा प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले लेगा, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट तुम्हारा प्रॉपर्टी या लॉ तुम्हारा प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले रहा है, तो वो आएगा, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट को अगर हम स्टॉक में कन्वर्ट किए वो भी कन्वर्जन माना जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड जब मैच्योर होगा उसका ट्रांसफर उनको दे के अपना पैसा वापस लेंगे ना, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पोजीशन में आ गया है, क्योंकि तुम एक पार्ट परफॉर्म करती हो, वही 25 लाख का जमीन है या 25 लाख का घर है, हम 15 लाख 12 लाख दे दिए और प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लिए, बाकी पैसा हम बोले तोड़ तोड़ के देंगे, तो गवर्नमेंट बोल रहा है हम वेट नहीं करेंगे। जिस दिन तुम पार्ट परफॉर्मेंस भी कर दियो और पोजीशन तुम्हारे हाथ में आ गया है, तुमको हम उसको ट्रांसफर ट्रीट कर लेंगे। एनी ट्रांजेक्शन जो कि तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से मिला है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, ये बात भी हम लोग लास्ट क्लास किए थे। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तुम वहाँ पे फ्लैट को मेंबर की तरह लेते हो, वो लोग लिखता यही है कि मेंबरशिप फीस दिया गया 25 लाख, बट कोई मेंबरशिप फीस 25 लाख होता नहीं है सर। वहाँ पे फ्लैट होगा या कोई प्रॉपर्टी होगा जिसको आप यूज़ करोगे, तो उसको भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में लिया गया। इंश्योरेंस कंपनी अगर तुमको डैमेज पे प्रॉपर्टी के डैमेज का क्लेम देता है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। और अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका कोई पैसा आता है पॉलिसी मैच्योर होने पे, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा कि तुम यूनिट्स वापस कर रहे हो और उसका पैसा ले लेगा। तो आई डोंट थिंक ट्रांसफर का डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ वाला बात पढ़े थे शेयर गिफ्ट वाला, हम लोग नॉर्मली सब कुछ ट्रांसफर मान रहे हैं, पर यहाँ पे क्या, अच्छा सॉरी यहाँ से चालू होना था, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो बोला एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन द पार्शियल या टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का पूरा बंटवारा हो या आधा बंटवारा हो, एचयूएफ का प्रॉपर्टी उसके मेंबर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी एचयूएफ के मेंबर थे। ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं आएगा, इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। सर उल्टा सोचिए, यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल लॉस आता एचयूएफ का, क्योंकि फ्री ट्रांसफर कर रहा है, सेल कंसिडरेशन 0 होता, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ तो होता, तो उल्टा कैपिटल लॉस आता, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना फायदा देगा, तुम्हारा नहीं। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल ऑफ एन इरिवोकेबल ट्रस्ट, गिफ्ट कर रहे हैं किसी को विल पे यानी उसको वसीयत पे दे रहे हैं, या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं, मतलब हम किसी को डोनेट कर रहे हैं और कभी भी ये मेरा वापस नहीं होगा। रिवोकेबल मतलब कुछ सालों बाद फिर से मेरा हो जाएगा, यहाँ बोल रहे हैं इरिवोकेबल मतलब कभी भी वापस नहीं होगा। तो ये 3 केस में अगर आप किसी को देते हो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या रखा था, अच्छे से डिस्कस किए थे। कंपनी को ईशॉप के नाम पे शेयर मिला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम पे एम्प्लॉय को शेयर मिला, एम्प्लॉय वो शेयर अपने भाई बंधु को वाइफ को दे रहे, गिफ्ट कर दे रहे, क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? आया ना। एक एम्प्लॉय है वो अपने भाई बंधु को, उसको एक कंपनी से ईशॉप के नाम पे शेयर मिला, वो अपने भाई बंधु को गिफ्ट कर दे रहे, क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर। माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। सर जब कंपनी आपको दिया और आप जितना दिन रखे उस समय क्या कहलाएगा वो? परक्यूजिट। ये वाला एग्जांपल हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे। एक कंपनी तुमको बोला 4 साल तक नौकरी करो, तो तुमको आज के दिन जो 100 रुपया का शेयर, 20 रुपया का शेयर है, वो हम 175 में दे देंगे। तुम रखा है, तुम 4 साल नौकरी किया, तुमको 20 रुपया का शेयर 175 में मिला हो, तो परक्यूजिट में टैक्सेबल हो जाएगा। 100 शेयर मिला मान लो, तो 100 × 75 17,500, और तुमको कितना में मिला? 100 × 20 2000 में, तो 15,500 परक्यूजिट में टैक्सेबल हो जाएगा। अब तुम वो शेयर जो तुमको मिला तुम उसको अपने पास रखे 1-1.5 साल और फिर किसी को गिफ्ट कर दिए, गिफ्ट।
उस दिन जिस दिन गिफ्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू 250 रुपये है। तुम्हारे हाथ में जिस दिन आया था उस दिन मार्केट वैल्यू 175 हो गया था, तो 175 माइनस 20 तुम्हारे हाथ में परक्यूजिट में टैक्सेबल हो गया। और अब तुम 250 रुपया जिस दिन मार्केट वैल्यू उस दिन किसी को गिफ्ट कर दिए, तो उसका 250 माइनस 175 इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरे लिए सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। 250 माइनस 175 करके, क्योंकि मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में भले 20 रुपये में आया, लेकिन 20 माइनस 250 मत कर देना। अरे सर आप ऑलरेडी परक्यूजिट के नाम पे दे चुके हो 175 तक का टैक्स, तो दोबारा क्यों दोगे? तो आपको 250 माइनस 175 करके, भले गिफ्ट की हो, लेकिन जिस दिन गिफ्ट की हो उस दिन मार्केट वैल्यू 250 है, तो तुम्हारे हाथ में डिफरेंस कितना होगा? 75 रुपया। 75 इंटू 100 यानी 7,500 कैपिटल गेन मान लिया जाए। बात क्लियर? क्लियर है बात? हाँ। इसके बाद वाला पॉइंट अपने 3, 4, 5, 6 पॉइंट है जो जल्दी जल्दी पढ़ने की है, क्योंकि थियोरेटिकली काम किए हैं, प्रैक्टिकली इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बोल रहे एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू 100% सब्सिडियरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है, या उल्टा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय 100% सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। 100% सब्सिडियरी या होल्डिंग है, उनको ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसको। लेकिन एक कंडीशन क्या है, जिसको मिल रहा है वो कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो होल्डिंग टू सब्सिडियरी जा रहा है तो सब्सिडियरी को इंडियन होना पड़ेगा, सब्सिडियरी टू होल्डिंग जा रहा है तो होल्डिंग को इंडियन होना पड़ेगा। जिसको मिल रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर नहीं जाए, तो जिसको मिल रहा है वो इंडियन हो। गवर्नमेंट बोलता है अगर 100% होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है और जिसको मिल रहा है वो इंडियन है, इट्स फाइन, हमको टैक्स नहीं लगाना, हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर स्कीम ऑफ अमालगमेशन, दो कंपनियों का अमालगमेशन हो रहा है, मर्जर, तो जिसको मिल रहा है, अमालगमेटिंग कंपनी मतलब जो दे रहा है, अमालगमेटेड कंपनी मतलब जिसको मिल रहा है, तो यहाँ पर अमालगमेटेड कंपनी को इंडियन होना पड़ेगा। सर एक कंडीशन बार बार रखिए, जिसको मिल रहा है एसेट वो इंडियन कंपनी है, तो फिर अमालगमेशन हो, ट्रांसफर हो, होल्डिंग सब्सिडियरी हो, किसी को भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर डिमर्जर हो रहा है, एक कंपनी का दो कंपनी में ब्रेकअप हो रहा है, एक कंपनी का दो कंपनी में ब्रेकअप हो रहा है, मान लो मेरा एक जूता बनाने का भी बिजनेस का और क्लोथिंग का भी बिजनेस का, अब हम ये दोनों बिजनेस को डिमर्ज कर रहे हैं, तो जूता बनाने वाला कंपनी का बिजनेस को सारा एसेट किसी और को चला जाएगा, क्लोथिंग बिजनेस हम अपने पास रख रहे हैं, या उसका भी ब्रेकअप हो गया। तो सर जिसको मिल रहा है, जिस कंपनी को ये एसेट्स डिमर्जर के बाद, वो कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर एक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूट को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, गवर्नमेंट चाहता है कि सारा छोटा छोटा बैंक बंद हो जाए, सिर्फ बड़ी बड़ी बैंकें रह जाए ताकि ट्रैकर इजी हो, तो गवर्नमेंट बोल रहा है अगर एक छोटा कंपनी है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, वो मर्ज हो गया मान लो यूको बैंक के साथ, तो एक बैंकिंग कंपनी से दूसरे बैंकिंग कंपनी को सारा शेयर जा रहा है, सारा एसेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल, साइंटिफिक और एनी कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या कोई प्रिंट, अगर तुम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, नेशनल म्यूजियम को दे रहे हो, या नेशनल आर्ट गैलरी को दे रहे हो, या कोई नेशनल आर्चिव्स को दे रहे हो, गवर्नमेंट चाहता है ये सब जो देखो पहले क्या पढ़ चुके हो, ये सब कैपिटल एसेट है कि नहीं, ये आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल, साइंटिफिक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कैपिटल एसेट है कि नहीं? बिल्कुल है सर, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन था सर ये, तो ये बिल्कुल कैपिटल एसेट है। बट गवर्नमेंट बोलता है तुम अगर इनको ट्रांसफर कर रहे हो और अगर किसी इंडियन म्यूजियम, आर्ट गैलरी या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, या फिर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बोला वहां दे रहे हो, प्राइवेट म्यूजियम है लेकिन वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बोलता है जाओ हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। किसी और को बेचोगे तो टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन अगर इनको बेच रहे हो यूनिवर्सिटी, म्यूजियम्स, तब फिर इंडिया में रह रहे, इंडिया का धरोहर, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बोलता है जाओ टैक्सेबल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहते इंडिया के बाहर जाए ये सब चीज। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर इनटू शेयर्स, कंपनी का शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है,
उसको भी ट्रांसफर, इस कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इस पे अच्छा वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास किए थे ऑफलाइन, याद है? याद है क्या? यहीं तक पढ़ के किए थे। तो आनंद, जब तुम नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास आओगे ना सैटरडे को, तब हम तुमको वाला प्रैक्टिकल एक बार बता देगा 10 मिनट में। बट वो प्रैक्टिकल जानने लायक है, यहाँ पे बताने का टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या बताया गया। तो तुम एकदम टाइम पे आना, हम तुमको 5 मिनट लेके वो प्रैक्टिकल बता देगा। बस फिलहाल यही समझो, कंपनी का बॉन्ड या डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब यहां से चालू होते हैं आज का नया पार्ट। बोल रहा है एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। सर सेम बात, प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ऊपर बोला बॉन्ड डिबेंचर, यहां बोला प्रेफरेंस शेयर, और यहां पे खाली प्रेफरेंस शेयर का बोला। तो बॉन्ड डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक काम का बात है जो हम लास्ट क्लास आई थिंक बोला था, बट हम फिर से बोल रहे हैं। मान लो मेरा प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ है 2019 में, हम उसको कन्वर्ट हुआ वो मेरा 2022 में कन्वर्ट हुआ 2022 में। अब हम उसको बेच दिया मान लो 2024 में। स्टोरी समझना, प्रेफरेंस शेयर हम खरीदा था 2019 में, प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड डिबेंचर जो भी बोल लो, ऊपर वाला पॉइंट 9 नंबर या 10 नंबर दोनों में सेम ही बात कर रहे हैं। वो कन्वर्ट कब हुआ? 2022 में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। अब उसको हम बेचा कब? 2024 में। इस कन्वर्जन को कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि इसको ट्रांसफर के डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, नो कैपिटल गेन। लेकिन अब मेन बात, सर 2022 का सामान 2024 में बेचे, हमको मेन 3 फैक्टर क्या हमेशा ब्रेन में रखना है? कोई बता सकता है? हम लास्ट क्लास बोला था हमको 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ब्रेन में रखनी है। क्या था बेटा लोग? ये सब भूलोगे तो केस खाओगे। हर सम में या प्रैक्टिकलिटी में 3 बात ब्रेन में रखना। कॉस्ट क्या ले, होल्डिंग पीरियड क्या ले, और इंडेक्सेशन कब से लगेगा अगर लॉन्ग टर्म है तो। इंडेक्सेशन क्या होता है आज बात करना भी है इस पे। इंडेक्सेशन क्या होता है? सर 15 साल पहले जिस प्रॉपर्टी का जो दाम था, अगर आज वही कॉस्ट मान ले तो एसएससी के साथ गलत हो जाएगा। मेरे पापा 5 लाख में एक फ्लैट खरीदे थे आज से 20 साल पहले, आज उस फ्लैट को हम 50 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख माइनस 50 लाख 45,000, मेरा 45 लाख मेरा कैपिटल गेन नहीं हो सकता। मेरे साथ बहुत गलत हो रही है, क्योंकि 5 लाख 20 साल पहले का वैल्यू था, उसका आज के दिन इन्फ्लेशन के बाद क्या इम्पैक्ट है वो कीजिए। उस पर इंडेक्सेशन लगता है, पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर आएगा तब। फिलहाल ये समझो इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया जाता है। मान लो वो 5 लाख पे महंगाई का असर डाले तो वो 15 लाख हो गया, तो 50 माइनस 15 35 लाख मेरे लिए टैक्सेबल हो। 50 माइनस 5 नहीं, 50 माइनस 15। ये इंडेक्सेशन किस एसेट पे लगता है? केवल लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे इंडेक्सेशन नहीं लगता, केवल लॉन्ग टर्म पे लगता है। तो सब 50 माइनस 15 करके 35 टैक्सेबल होगा अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो। ये लॉन्ग टर्म है या नहीं, कहाँ से देखना पड़ेगा? उसका होल्डिंग देख के। और इंडेक्सेशन कौन से डेट से लगेगा वो देखना है। ये 3 चीज तुमको इस पूरे चैप्टर में हर सम में ही देखना है। उसका कॉस्ट, उसका होल्डिंग पीरियड, कब से कब तक होल्ड कर रहा है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म देखने के लिए, और इंडेक्सेशन कौन से साल से लगेगा। बात मेरा क्लियर है? ये वाला ये हर जगह काम आएगा, और हम एक जगह बताएंगे सब जगह कॉमन चलेगा। तो सर ये वाला एग्जांपल में आ जाइए। आपका प्रेफरेंस शेयर या बॉन्ड या डिबेंचर कब लिया हुआ है? 2019 में। आप उसको 2022 तक रखे तब वो कन्वर्ट हुआ इक्विटी में। अब वही इक्विटी तुम बेच दिए 2024 में। कॉस्ट कौन सा लें? मान लो बॉन्ड और डिबेंचर हम 1 लाख का लिया था, वो इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, उस दिन इक्विटी का वैल्यू हो रहा है 1,40,000, और इसको हम बेचा है मान लो 2 लाख में। बोलो कॉस्ट कौन सा लें? 1 लाख की 1,40,000।
बोलो बोलो, गौरव, आकाश, तोमोजीत, आनंद, ब्रेन सर लगाओ। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन, हाँ हाँ मेरा क्वेश्चन यही है बेटा जी, बॉन्ड खरीदा था, बॉन्ड या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो भी है, खरीदा था 2019 में, तब उसका कॉस्ट था 1 लाख। 2022 में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, कंपनी ऑप्शन दिया था तुमको बेचते वक्त, कन्वर्टेबल डिवेंचर है या कन्वर्टेबल बॉन्ड है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। सर कन्वर्ट हो गया 2022 में, उस दिन उसका मार्केट प्राइस है, जिस दिन कन्वर्जन हुआ तो शेयर का वैल्यू बन रहा है 1,40,000, उसको हम बेच दिया 2 लाख में 2024 में, शेयर्स को बेचा। तो बताओ, देखो सेल कंसिडरेशन तो 2 लाख है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ वो तो ठीक है। मेरे को बताओ कॉस्ट कौन सा ले, 1,40,000 की 1 लाख, क्योंकि सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तब कैपिटल गेन आएगा ना बेटा। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, सेल में से कॉस्ट माइनस करो, सेल कंसिडरेशन कैपिटल गेन आ जाएगा। कमाई में से 1 लाख। हाँ 1 लाख की 1,40,000 ये बताना। 1 लाख बोल रहे हो, कौन बोला 1 लाख? सर हम गौरव। बाकी लोग तोमोजीत, आकाश और आनंद, आपको क्या लगता है? 1 लाख सर। बिल्कुल 1 लाख। अब दूसरा क्वेश्चन, हम बोला था ना आपको 3 तराजू रखना है अपने पास। कॉस्ट कौन सा ले, होल्डिंग पीरियड कब से माने, और इंडेक्सेशन कब से ले। होल्डिंग पीरियड अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, होल्डिंग पीरियड कब से माने, 2022 से 24 की 2019 से 24? 22 से 24 सर। 19 से 24 होल्डिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए जिस दिन से तुम वो बॉन्ड डिवेंचर होल्ड किया था उस दिन से देखना पड़ेगा, होल्डिंग पीरियड केवल, ठीक है? क्योंकि बेटा जी तुम होल्ड तो तब से कर रहे हो, नाम बदल गया तो क्या हुआ, चीज तो वही है, तुम्हारा पैसा तो उस दिन से लगा हुआ है। हाँ सर। तो कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड दोनों एक्चुअल डेट से लेंगे, बोल सकते हैं कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड दोनों डे 1 से लेंगे, जिस दिन वो बॉन्ड डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर था मेरे पास। अच्छा, अब इंडेक्सेशन कौन सा साल से लगा है, महंगाई का इफेक्ट कौन से ईयर से लगा है, 2019 से कि 2022 से? 2022 से हाँ ट्रांसफर जब हुआ। एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे तुमको चार्ट में भी बहुत अच्छे से समझाया है तुम्हारा बुक, ये राइटर बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ देखो ठीक से चार्ट को, तुमको सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हुआ इक्विटी में, देखो लगा नो कैपिटल गेन, कन्वर्जन पे नो कैपिटल गेन। लेकिन देखो होल्डिंग पीरियड कहाँ से मार्क किया है, प्रेफरेंस शेयर वाला डेट से लेकर पूरा सोल्ड तक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए। सर अगर ये शॉर्ट टर्म निकल जाता तो इंडेक्सेशन देखने का जरूरत था क्या? नहीं सर। नहीं सर, सर शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स नहीं लगता, शॉर्ट टर्म में महंगाई का इफेक्ट देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, कितना साल में शॉर्ट टर्म, कितना साल में लॉन्ग टर्म? 1 साल में सर। सर देखना पड़ेगा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। वैसे तो लिखा नहीं है सर। अब बोला नहीं, हम एग्जाम के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सर अगर कुछ लिखा नहीं तो हम एज्यूम करेंगे इसको, तब एज्यूम करोगे तो लिस्टेड एज्यूम करके करोगे। हाँ एसएससी का फायदा है ना लॉन्ग टर्म होने में, हाँ सर। इंडेक्सेशन लग जाएगा, नहीं तो महंगाई का इफेक्ट लगता नहीं, तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट ही मान लिया जाता। मान लो अगर यहाँ इंडेक्सेशन नहीं लगाते बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट 1 लाख ही रह जाता, अब बेचो तुम 2 लाख में, तो तुम तो बोल दोगे ना अगर ये शॉर्ट टर्म मान लोगे तो पूरा 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन अगर यही तुम इसको लॉन्ग टर्म ट्रीट करते हो तो ये 1 लाख पे महंगाई का इफेक्ट लगेगा, तो हो सकता है ये 1,20,000 बन जाए, तो ये 80,000 ही कैपिटल गेन होगा। तो तुमको एसएससी का बेनिफिट देखना, कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन तो लिस्टेड मान के 1 साल से शॉर्ट टर्म 1 साल से लॉन्ग टर्म कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही बोल दिया ये अनलिस्टेड है तो तब तो 3 साल वाला देखना पड़ेगा। 2 साल नहीं 2 साल सर। बेटा 3 साल, 3 साल केवल अदर में है, वो अदर में कौन बचा सर, मेनली मूवेबल एसेट, शेयर डिवेंचर ये सब लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड है, 0 कूपन बॉन्ड है, तो चला जाएगा 1 ईयर के नीचे शॉर्ट टर्म, 1 ईयर के ऊपर लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड है तो 2 ईयर के नीचे शॉर्ट टर्म, 2 ईयर के ऊपर लॉन्ग टर्म। लैंड एंड बिल्डिंग है तो 2 ईयर के नीचे शॉर्ट टर्म, 2 ईयर के ऊपर लॉन्ग टर्म। और अगर अदर कुछ भी है इनको छोड़ के जो अभी हम बात किया
उसमें 3 साल तो 3 देखेंगे। साल। और एक बात बोले बेटा, एक पॉइंट बोले, सुन के सर बोलेंगे सर आप टाइम पास कर रहे हैं, बट लिखा हुआ लॉ में तो हमको वैसे लैंग्वेज लेना भी चाहिए। यहाँ पे एक बात देखो जरा, यहाँ पे भी कहीं पर भी 1 साल 2 साल 3 साल बोले नहीं सर, यहाँ 12 क्या, month। यहाँ 12 महीना 24 महीना 36 महीना बोले ना सर, बात तो एक ही हुआ। 12 महीना मानी 1 साल होता है, ठीक है, हम मान लिया रूल, तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होगा इससे, ठीक है। लेकिन प्लीज एग्जाम में लिखते वक्त ऑलवेज 12 महीना 24 महीना 36 महीना ही लिखना, क्योंकि लॉ को अगर ये ईयर लिखना होता लॉ ईयर लिखता इस पे, 1 साल 2 साल 3 साल लॉ भी बोल सकता था, बट लॉ बोला नहीं है, मतलब कुछ हो सकता है उसके पीछे उसका इंटरप्रिटेशन, हमको नहीं पता क्या है। हम बहुत जगह बोल देता है कि इसका वो लॉजिक है, लेकिन इसका कोई लॉजिक का बात नहीं हो रहा है, बट ये लिखा है तो एग्जाम में यही लिख के आना, ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो सर ठीक है, समझ में आ गया हमारा बात। सेम बात आपका बॉन्ड डिबेंचर पे होगा, सेम बात इक्विटी शेयर पे होगा। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर क्या बोला, पॉइंट नंबर 11, किसको ट्रांसफर नहीं माना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ अ डिमर्जर कंपनी। सर हम एक कंपनी का शेयर होल्डर था, मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, हम उसका शेयर होल्डर था, वो कंपनी डिमर्जर हुआ, मतलब वो कंपनी 2 कंपनी बन गया, ABC लिमिटेड और PQR लिमिटेड, ठीक है। डिमर्जर यही होता है ना, एक कंपनी का 2 भाग में बंटवारा। पॉइंट बात क्लियर ना, डिमर्जर मतलब एक कंपनी का 2 भाग में बंटवारा। तो सर हाँ सर, अब यहाँ पे एक बात है, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे XYZ लिमिटेड के, उनको ABC लिमिटेड का या PQR लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा ना। जब कंपनी डिमर्जर होता है शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, 75% शेयर होल्डर यानी 3/4 मेजोरिटी अगर हाँ में है तो तुम ये डिमर्जर कर सकते हो, कंपनी लॉ का रूल बोलता है ये बात। अब तुम डिमर्जर किए तो जो शेयर होल्डर रेडी है उनको क्या बोलोगे, आप नई वाली कंपनी का शेयर ले लो, और जो रेडी नहीं है उनको बोलोगे आप पैसा लो और जा सकते। SR पास हो गया, 75% शेयर होल्डर अप्रूवल दे दिया है, यू कैन डू द डिमर्जर। बट मान लो एक बार 80% अप्रूवल मिला, बाकी 20% शेयर होल्डर हाँ नहीं बोले, उन 20 का क्या होगा सर, उनको उनका पैसा दे के अलविदा कीजिए। जो नाराज है, जो डिसेंटिंग है, मतलब नॉट एग्रीइंग शेयर होल्डर है, उनको उनका उस दिन के मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर का पैसा दीजिए XYZ लिमिटेड के हिसाब से और दे के अलविदा कीजिए। तो जो बाकी 80% हाँ बोले उनका क्या करेंगे, उनको नई वाली कंपनी का शेयर ही ना देंगे। पॉइंट क्लियर। हाँ सर, तो तुम्हारे पास XYZ लिमिटेड का शेयर था गौरव, अब तुम्हारे पास ABC लिमिटेड का शेयर हो गया, और आनंद तुम्हारे पास PQR का हो गया, तो ये कन्वर्जन माना जाए कि नहीं माना जाए, नहीं सर, नहीं माना जाए, यानी इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इस कन्वर्जन तो आई, कन्वर्जन है, सॉरी मेरा गलती हो गया लैंग्वेज में, सर कन्वर्जन तो मानेंगे ही, लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो इसको ट्रांसफर मत मानिए सर, तो इस पे कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। अब तुम्हारे पास वो जो रिजल्टिंग कंपनी का शेयर हो गया, मान लो ABC लिमिटेड का शेयर आ गया गौरव तुम्हारे पास, अब तुम उसको बेच दिए कुछ साल के बाद, तो सर जो ऊपर आप पढ़ाए थे ना वही नौटंकी यहाँ पे फिर रिपीट कर दी। इंडेक्सेशन कब से लेंगे, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस डेट से लेके बेचने तक पे, और होल्डिंग पीरियड कब से मानेंगे सर, XYZ लिमिटेड से लेके सोल्ड तक, मतलब पुराना पीरियड से पूरा। ऊपर यही पढ़े थे ना, सेम बात रिपीट है बेटा पूरा कहानी में, बार 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 बार। तो ये वाला बात क्लियर है सबको, ये बात इंपॉर्टेंट है, बाकी सब यहाँ पे ड्रामाबाजी और कुछ नहीं है। सर बोला अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ अमालगमेशन, सेम उल्टा कहानी, 2 कंपनी अमालगमेट हो गया, XYZ और ABC लिमिटेड 2 कंपनी था, दोनों मिलकर एक नया कंपनी बन गया PQR लिमिटेड। तो XYZ वालों को भी एक PQR का शेयर मिल जाएगा और ABC वालों को भी PQR का शेयर मिल जाएगा, आगे ना मिलेगा ना। हाँ तो सर इसको कन्वर्जन माने, ट्रांसफर माने, कन्वर्जन तो मानेंगे सर, कन्वर्ट तो हो ही रहा है ना, ट्रांसफर मानेगी नहीं सर, मत मानिए, ठीक बात। और ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो नो कैपिटल गेन, गवर्नमेंट भी यही चाह रहा था कि तुमको इस पे कैपिटल गेन नहीं देंगे।
इंडेक्सेशन कब से? कि जिस दिन अमालगमेट हुआ वहां से बेचने वाले पीरियड। होल्डिंग पीरियड कब से? सब पुराना कंपनी से लेके बेचने वाले पीरियड तक। सर एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रहा है ना। सेम बात आप पढ़े शेयर बॉन्ड डिवेंचर में, सेम बात आप पढ़े प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन में, सेम बात आप पढ़ रहे हो डिमर्जर में, सेम बात आप पढ़ रहे हो अमालगमेशन। बस बोलने के लिए चार बड़ा बड़ा पॉइंट बन गया। ये सब थ्योरेटिकल ही है। सर एग्जाम में भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा भी नहीं, तो इस पर प्रैक्टिकल सम नहीं दे सकता। हाँ प्रैक्टिकल सम ये दे सकता था बाद में बेचा तो कब से कब होल्डिंग पीरियड, वो सॉल्यूशन में वहां दे देगा कि तुमको डिमर्जर कंपनी का शेयर मिला तुम बेचा, तुमको अमालगमेटिंग कंपनी में शेयर मिला तुम बेचा, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हुआ बाद में तुम बेचा, तुम्हारा शेयर बॉन्ड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ बाद में तुम बेचा। तो ये बातें एक ही है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है? हम प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के बताएं कि चल जाएगा? सर आएगा, सब आगे आएगा, डोंट वरी। बढ़े आगे हम या इसका एग्जांपल बनाएं? हाँ सर। अरे किधर? हाँ बढ़ने पे हाँ कि एग्जांपल पे हाँ? अरे पढ़ने पे एक एग्जांपल बताइए सर। अच्छा चलो बनाते हैं। मान लो यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास PQR लिमिटेड कंपनी का शेयर था जो बाद में अमालगमेट हो गया ABC लिमिटेड के साथ। ठीक है, मेरे पास नीरज के पास PQR लिमिटेड का 1000 शेयर था। एक शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपया, तो मेरे पास कितना शेयर हुआ? 1000 इंटू 100 कितने रुपए का शेयर हुआ? 1 लाख। ठीक है, ये कब था? मान लीजिए सर आप ये शेयर अगस्त 2018 में खरीदे थे। 1 अगस्त 2018 में आप ये शेयर खरीदे थे। किसका? PQR लिमिटेड का, जो बाद में अमालगमेट हो गया किसके साथ? ABC लिमिटेड के साथ। तो यह अमालगमेशन हुआ 30 नवंबर 2021 में। तो ये जो हमको ABC लिमिटेड के 1 लाख रुपए का शेयर मिल गया, लेकिन उस दिन ABC लिमिटेड का तो मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकता है ना। मान लो इनका मार्केट वैल्यू उस दिन 1,20,000। तो क्या ये 1 लाख से 1,20,000 जो मेरा फायदा हुआ, क्या इसको कन्वर्जन मान के टैक्सेबल किया जाएगा? बोलो। ये जो 1 लाख रुपए का शेयर है ना मेरे पास PQR लिमिटेड का, जो ABC में मर्ज हुआ और हमको शेयर का जो मिला उनका मार्केट वैल्यू 1,20,000 बन रहा है, क्या ये 1 लाख टू 1,20,000 मेरे लिए टैक्सेबल होगा? हाँ सर, होना तो चाहिए, गेन तो हो रहा है। मेरा मालिक यही तो पढ़ाया, कन्वर्जन नहीं मानेंगे, सॉरी इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अभी तो पढ़े 4 केस कि बॉन्ड डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी में कन्वर्ट हो, या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो, या अमालगमेशन का केस हो, या डिमर्जर का केस हो। ये सब केस में एक कंपनी से दूसरा कंपनी का शेयर मिल रहा है, उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अरे भाई तो तुम्हारे साथ मजबूरी में हो रहा है ना, अब वो कंपनी बंद हो जा रहा है PQR लिमिटेड, तो मेरा क्या गलती है इसमें? हम PQR लिमिटेड का शेयर होल्डर है। कंपनी मेरे से पूछा हम लोग ABC में मर्ज हो जाएं क्या, अमालगमेट हो जाएं क्या? हम बोले हो जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है, वो लोग मर्ज हो गए। मेरे को बोला तुम हाँ बोल रहे हो, तो हमने हाँ मेरी तरफ से आए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। कंपनी बोला तो तुमको PQR का ABC का शेयर मिलेगा, बोले दे देना। PQR का बोला तुम्हारा वापस ले लेंगे, बोले ले लेना। तो वो कंपनी मेरे साथ, मेरा इसमें कुछ है क्या हाथ? हम क्या अपनी मर्जी से ये ट्रांसफर कर रहा है क्या? नहीं सर। तो एज ए शेयर होल्डर मेरा क्या गलती है? इसको ट्रांसफर क्यों मान लोगे? एक कंपनी की जगह दूसरा कंपनी को मेरे को शेयर मिल गया क्योंकि वो कंपनी बंद हो गया, तो इसको कन्वर्जन नहीं मानेंगे बेटा जी। सॉरी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बार बार एक गलत लैंग्वेज होता है। कन्वर्जन तो आई, लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आओ सर, आप इसी शेयर को फिर 2024 आया, अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए आप 1 दिसंबर 2024 को ये जो शेयर आपके पास आया था ना 1000 शेयर, आप उसको बेच दिए
1000 शेयर इंटू लेट्स से 250 रुपया करके आप बेच दिए। आप कितना में बेचे? 2.5 लाख। हम बेचा 2.5 लाख में। ये 2.5 लाख सेल कंसिडरेशन है कि नहीं? हाँ सर। हाँ है। इस 2.5 लाख में से कॉस्ट माइनस करेंगे कि नहीं? हाँ सर। तो जो आएगा वो कैपिटल गेन होगा ना। हाँ सर। हाँ तो सर जी अब यहां से ये बात समझना है। पहला बात क्या है, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? सर आपका तो यहाँ 2021 से 24 से शॉर्ट लॉन्ग टर्म हो जा रहा था। एक काम करते हैं, चलो इसको हम 2023 में ये कन्वर्ट हुआ था। 2023 में ये कन्वर्जन हुआ था। तो भी तो सर होल्डिंग पीरियड उधर स्टार्टिंग से हाँ यही बताना था। होल्डिंग पीरियड शुरुआत से देखेंगे तो 1 अगस्त 2018 को आपको पीक्यूआर का शेयर मिला था और आप बेच कब रहे हो? 1 दिसंबर 2024। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? सर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो ये जो कॉस्ट माइनस करेंगे, अच्छा कॉस्ट कौन सा लेंगे? 1 लाख की 1,20,000? 1 लाख। 1 लाख तो हाँ सर। हाँ सही है। तो कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड पुराने वाले से देखेंगे। एक बार मान लो ये जो 2018 है उसका क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन का मान लो 280 और 2023 का इंडेक्सेशन हम मान लो 340। एक बार हम मन से ले रहे हैं, इंडेक्सेशन का नंबर कोई याद नहीं करते, खाली फर्स्ट और लास्ट याद रहता, छोड़ दो। तो जिस दिन हम लिया था उस दिन इंडेक्स वैल्यू कितना, इन्फ्लेशन का, महंगाई का वैल्यू 280। जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन 340 और जिस दिन हम बेचा उस दिन मान लो 360। हम तुमको तीनों ईयर का इंडेक्स दे दिए। 2018-19 का इंडेक्स है 280, मान लो एक बार मन से। 2023-24 का इंडेक्स है 340 और 2024-25 का इंडेक्स है 360, एक बार मान लो मन से। अब मेरा पहला क्वेश्चन था कॉस्ट कौन सा ले, तुम लोग बोले 1 लाख। हम बोला होल्डिंग लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये देखने के लिए कहां से देखें, तुम बोले 2018 से देखिए। लेकिन ये जो हम 1 लाख कॉस्ट ले रहे हैं, इंडेक्सेशन में कन्वर्ट कैसे होता है सर? इंटू करेंगे करंट ईयर का इंडेक्स, डिवाइड करेंगे बेस ईयर का इंडेक्स। महंगाई का इफेक्ट कैसे डालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से, डिवाइड करेंगे बेस ईयर के इंडेक्स से। तो ये 1 लाख को डिवाइड किससे करें, 280 से कि 340 से? 340 से सर। हाँ सर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 अगस्त से मान रहे हैं, 18 से। कॉस्ट भी 1 अगस्त 2018 का मान रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेशन आप जिस दिन कन्वर्ट हुआ वहां से लो। तो यही 3 बात इस पूरा चैप्टर में तुम्हारे अंदर में रचा बसा होना हुआ चाहिए। क्या ये ट्रांसफर है, क्या इसका कॉस्ट ले, कब से होल्डिंग माने और कब से इंडेक्सेशन ले, बस। अगर ये 4 बातें तुमको आती है, सॉरी एक और बात ऐड कर देते हैं, तुमको पूरे चैप्टर में 5 बातें आनी चाहिए। तुमको इस चैप्टर में ना 5 बात आना चाहिए। क्या क्या? नंबर 1 क्या, बोलो मेरे साथ। नंबर 1 क्या? क्या ये कैपिटल एसेट है? पहले तो ये देख लो। अगर वो कैपिटल एसेट है तो सेकंड चीज क्या चेक करोगे, क्या ये ट्रांसफर है? अगर ट्रांसफर नहीं है तो बात ही खत्म, कैपिटल एसेट नहीं है तो बात ही खत्म। चलो मान लिए दोनों हो रहा है। तीसरा चीज क्या चेक करोगे, कॉस्ट कौन से डेट से ले। चौथा बात होल्डिंग कब से माने। पांचवा बात इंडेक्सेशन कब का लगाए अगर लॉन्ग टर्म है तो। मेरी 5 बातें याद रहेगी इस चैप्टर में। जब भी कोई पार्ट पढ़ोगे उस पार्ट में यही 5 बातें गेस करनी। तो यहाँ जो शेयर बिक रहा है क्या वो कैपिटल एसेट है? जो 2.5 लाख में हम शेयर बेचे, हाँ है सर, शेयर कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है सर। दूसरा बात, क्या ये ट्रांसफर माने जिस दिन हम बेचा? हाँ सर। मानेंगे, लेकिन जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ नहीं सर। नहीं सर, तो नहीं मानेंगे तो वहां पे कैपिटल गेन का बात भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ करेंगे सेल के डेट पे, हाँ करेंगे सर।
तीसरा बात, कॉस्ट कब का लें, और जिस दिन पहला आपके पास चीज हाथ में आया था उस दिन से। तो पहला आपके हाथ में क्या आया था, PQR लिमिटेड का शेयर किस डेट को आया था, 1 अगस्त 2018 को, तो उस दिन का कॉस्ट लीजिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है सर, होल्डिंग पीरियड कब से कब तक का माने, सर जिस दिन आपके पास पहला चीज आया था उस दिन से होल्डिंग मानिए, मतलब 1 अगस्त 2018 से होल्डिंग मानिए। 5वां और आखिरी बात, इंडेक्सेशन कौन से डेट का लगाएं, सर जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस डेट। बात क्लियर है? क्योंकि देखो हम यहाँ क्या बोला, कन्वर्जन कब हुआ था 2023 और बेचा कब 2024। इस नजरिए से देखो तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, हाँ कि ना। 30 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024 बेटा जी, 30 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024। सही, ये भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा एक दिन से, अगर हम तो साल भर वाला क्राइटेरिया में ले ले तो, है ना। हाँ सर। लेकिन चलो इसको 29 नवंबर की जगह अगर हम लिख दें 15 दिसंबर 2023 को कन्वर्ट हुआ और 1 दिसंबर 2024 को हम बेच दिया, क्या ये लेस देन ईयर है, क्या लेस देन 12 महीने है? हाँ है सर। हाँ सर। तो फिर ये शॉर्ट टर्म मेजर आता, बट सर आप गलत देख रहे हैं। आप पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/18 से देखिए, 1 अगस्त 2018 से देखिए, तब ये लॉन्ग टर्म है। वरना यहाँ तो तुमको शॉर्ट टर्म नजर आता और तुम क्या करते, बिना इंडेक्सेशन लगाए कैपिटल गेन दे देते 2.5 लाख माइनस 1 लाख करके, हाँ कि ना। लेकिन सर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन आपके पास ओरिजिनल आइटम हाथ में आया था उस दिन से देखते। ठीक है सर, कॉस्ट भी उसी दिन का देखना, इसलिए 1 लाख ही पकड़े, 1/20 नहीं पकड़े। अच्छा, लेकिन इंडेक्सेशन कब का देखें सर, डिवाइड मारेंगे कन्वर्जन वाला, यानी 2023 का इंडेक्स, 15 दिसंबर 2023 वाला इंडेक्सेशन, जो कि कितना है 340। तो 1 लाख डिवाइड बाई 340 इंटू 360 कीजिए, कितना आ रहा है? कोई बोलेगा 1 लाख डिवाइड बाई 340 इंटू 360, बोलो तो, किसी आदमी कैलकुलेटर नहीं है। 1 लाख जो है 340 इंटू 360, 1,05,882। हाँ तो देखो तुमको 1 लाख की जगह 1,05,882 रुपया तुम्हारे लिए उसका कॉस्ट मान लिया गया। तो 2.5 लाख माइनस 1,05,000 करो, जो आएगा वो कैपिटल गेन। बात क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट आइटम पे आ जाइए। 13 नंबर क्या बोलता है, इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट बाय अ फर्म टू अ कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ द फर्म बाय द कंपनी। सर एक पार्टनरशिप फर्म था, नीरज आकाश और तोमोजीत का, एक पार्टनरशिप फर्म था नीरज आकाश और तोमोजीत का। आनंद और गौरव मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए और उस पार्टनरशिप के बिजनेस को एक्वायर कर लिया। एक पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी एक्वायर कर ले रहे, तो उस फर्म का सारा एसेट कंपनी का हो जाएगा कि नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल सब? हाँ हो जाए। क्या इसको कन्वर्जन माने, सॉरी ट्रांसफर माने, कन्वर्जन तो है, क्या इसको ट्रांसफर माने? इनकम टैक्स बोलता है मत मानो, लेकिन ये भी देख लेना ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो मत मानो। पहला बात तो सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ, आधा अधूरा नहीं। दूसरा बात, जो पार्टनर थे ना उस पार्टनरशिप फर्म के, उनका सेम प्रोपोर्शन में ये नया वाला कंपनी में होल्डिंग होना चाहिए, सेम परसेंटेज में नया वाला कंपनी में उनके पास शेयर होल्डिंग हो जाना चाहिए। मतलब नीरज, तोमोजीत और आकाश थे ना पार्टनर, उनका ये जो नया कंपनी बन रहा है उस कंपनी में उसी परसेंटेज में शेयर होल्डिंग होना चाहिए जहां पार्टनरशिप में था। पार्टनर ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन अदर देन शेयर्स। शेयर्स के अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं मिला उस पार्टनरशिप, उस कंपनी से। हम लोग मतलब कौन,
नीरज, आकाश और तमोजीत को उस नया वाला कंपनी से शेयर्स के अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिला हो, मतलब यहाँ कैश वैश नहीं मिला हो, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर तक हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 50% से कम नहीं होना चाहिए कभी। हमारा मतलब अगेन वही नीरज, आकाश और तमोजीत। अगर ये 4 कंडीशन पूरा हो रहा है तो इसको कन्वर्जन मत मानिए। सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ है, हमारा सेम परसेंटेज में तुम्हारे बुक्स में भी कैपिटल होल्ड हो रहा है, हमको शेयर के अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिला हो पार्टनर्स को, एंड 50% से ज्यादा वोटिंग पावर 5 साल तक हमारा मेंटेन रहना चाहिए पार्टनर्स का मतलब। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो इसको अच्छा सर, अगर जॉइंट वेंचर हुआ तो? नहीं, यहाँ पे कंपनी बोला, कन्वर्जन बोला, सक्सेशन बोला, मिलके। नहीं, हम बोल रहे हैं अगर कोई एग्जाम्पल में ऐसा आया कि जॉइंट वेंचर हुआ तब क्या होगा? बेटा जी जॉइंट वेंचर हुआ तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हुआ है क्या? नहीं, बंद तो नहीं होगा। तो बंद नहीं हुआ तो फिर कन्वर्जन क्यों? वो तो दोनों मिलके एक काम करेंगे ना तब। तो उससे क्या हुआ? उसका दोनों अपना अपना बिजनेस तो चला ही रहे हैं। तो यहाँ कैपिटल गेन का बात ही क्यों आ रहा है इस चैप्टर में? वो पीजीबीपी में जाएगा। दोनों का मिलके बिजनेस हो रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, अपने अपने उठाने वाले हिस्से का प्रॉफिट में पीजीबीपी में दे देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा जी यहाँ पे कैपिटल गेन का बात ही क्यों आ रहा है? कैपिटल गेन कब आता है? जब एसेट ट्रांसफर होते हैं। क्या यहाँ एसेट ट्रांसफर हो रहा है क्या, जो तुम्हारा वाला एग्जांपल है? ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, बट अगर वैसा हुआ कि एक पार्टी अपने कंपनी से कुछ ला रहा है एसेट, दूसरा पार्टी कुछ ये ला रहा बाबू है। रे बाबू, तुम फिर गलती कर रहा है। दोनों मिलके क्या नया बिजनेस खोले हैं? हाँ, मतलब वो तो होता है ना, asset एक बार जब वो हमेशा के लिए ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, खाली एक बार यूज हो रहा है। हाँ, हमेशा के लिए। वहाँ पे कन्वर्जन का बात ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, वहाँ कैपिटल गेन का बात नहीं होगा, वहाँ पीजीबीपी का बात होगा। सेम पॉइंट फिर दिया बेटा, बोला अगर एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है और वो कंपनी में सक्सीड हो जाए तो सर सेम बात, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, सेम कंडीशन, सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का सेम पर 50% से नीचे होल्डिंग नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, और सोल प्रोप्राइटर को शेयर्स के अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। बस यहाँ पे 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं है, वही बोला 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ सर। फिर नेक्स्ट बोला एनी ट्रांसफर अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। ये सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है? सुनना एक मजेदार बात, तुम लोग शेयर मार्केट थोड़ा बहुत करते हो, मेरे पास रिलायंस का 100 शेयर है, हम उसमें से 80 बेच दें या 100 बेच दें, हम बेच सकते हैं आराम से। हाँ सर। मेरे पास रिलायंस का शेयर ही नहीं है, मेरे पास रिलायंस का 0 शेयर है, क्या हम 80 या 100 शेयर बेचना चाहता है? बेच सकता है? हाँ, बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल। हाँ सर। लेकिन हमको एंड ऑफ द डे इस शेयर को दोबारा खरीद लेना होगा। मॉर्निंग में 10:30 बजे हम शेयर मार्केट खोला, मेरे पास रिलायंस का शेयर नहीं था, बट हमको पता था आज रिलायंस का भाव गिरेगा, हम रिलायंस का 100 शेयर बेच दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे जब तुम्हारा डीमेट अकाउंट से सेटलमेंट होता है तो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में 100 शेयर होना भी तो चाहिए, जहां से बिका वहां तो नेगेटिव 100 खड़ा हो जाएगा। ये नेगेटिव 100 कवर कैसे होगा? आजकल सर ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। पुराने जमाने में क्या होता था? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, आपके पास शेयर है नहीं। पुराने जमाने में क्या होता था सुनो, यहाँ 1997 बोला है, तब होता था ये सब चीज। बारिश आ रहा है क्या? तब क्या होता था सर? तब होता था ये कि आपके पास अगर 100 शेयर नहीं है तो आपको फ्यूचर मार्केट से शेयर मिल जाता था।
जो कि बहुत महंगा होता था। अगर आज के दिन रिलायंस का शेयर 2800 रुपये है ना, फ्यूचर मार्केट में उसका भाव 3200 चलता था, तो मेरे को 3200 से शेयर खरीदना पड़ेगा। हम बेचा कितना में है, मान लो 2800 का भाव में, हमको लेना पड़ रहा है 3200 के भाव में, हम फंस जाएगा ना। हम क्या बुद्धि लगाया सर, इसके बचने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। मान लो आकाश के अकाउंट में भी शेयर था रिलायंस का, आकाश के पास रिलायंस का 200 शेयर था। हम आकाश को बोला भाई मेरे को कुछ शेयर गिरवी पे देगा क्या, लेंड करेगा क्या? लेंडिंग करना मतलब लोन देना। हम आकाश से वो 200 शेयर लेंडिंग पे ले लिया, 100 शेयर। अब हो गया मेरे डीमेट अकाउंट में 100 शेयर, और बिका भी था 100, मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया काम। ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा सर? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम 100 शेयर खरीद के वापस आकाश का लोन चुका देंगे। इसी को बोलते हैं लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। सर अभी भी होता है क्या बेटा? ये जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना तुम्हारे मेरे जैसे, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। हम लोगों का ऑटोमेटिक 3-15 पे अपनी आप शेयर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तुम 3-15 तक अगर नहीं खरीदा कुछ भी वापस, तेरे अकाउंट में शेयर नहीं है, तुम बेच दिया था, 3-15 तक या तो खुद खरीद ले, नहीं तो 3-15 का जो मार्केट भाव है उस पर अपने आप शेयर बाई हो जाएगा। क्योंकि जब तुम शेयर मार्केट में अकाउंट खोलते हो ना, वहां पे बहुत सारा टर्म्स कंडीशन पे टिका टिकी लगाते हो, हाँ कि ना? हाँ। तो बेटा जी बिना पढ़े लगाते हो कि पढ़ के लगाते हो? बिना पढ़े लगाते हो। वहां ये कंडीशन डाला हुआ रहता है 3-15 पे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगी अगर तुम शॉर्ट सेल के लिए हो तो। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, बिग इन्वेस्टर्स, वो बोलते हैं हम इस पॉइंट पे टिकने लगाएगा, तो मत लगाओ। अब अगर एंड ऑफ द डे तुम शॉर्ट सेल खेले और भूल गए वापस खरीदना, तो तुमको किसी से लोन लेके शेयर अपने डीमेट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा और वहां से स्क्वायर ऑफ होगा। और सर अगर वो नहीं किए तो फ्यूचर मार्केट से अपनी आप बाई हो जाएगा। फ्यूचर मार्केट का भाव बहुत हाई चलता है, तो तुम्हारा बेचा हुआ वैल्यू कम, फ्यूचर मार्केट बहुत हाई। सर हम उसमें नहीं बचना चाहते तो कोई नहीं, तुम किसी यार दोस्त को पकड़ो जिसके पास वही शेयर है, उससे लोन पे ले लो, शेयर हो जाएगा मैनेज। तो ये जो लैंडिंग किया आकाश नीरज को, क्या इसको ट्रांसफर माने? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स बोलते हैं इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है। ये पूरा खरीदा बेची सब नीरज के अकाउंट में, नीरज के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। आकाश के हाथ में उसको ट्रांसफर मान के आकाश के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। आकाश हमको कल रात को दिया, शाम को उस समय भाव 2900 रुपए था और अगला दिन मॉर्निंग में भाव हो गया 3000, आकाश को 100 रुपए का गेन आ जाएगा ना। फिर तो आकाश खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। तो सर डिपार्टमेंट बोला हम आकाश का इसको कैपिटल गेन मानेंगे नहीं। आकाश टेंशन मत लो, तुम्हारे अकाउंट से शेयर गया, तुम्हारे अकाउंट में दोबारा शेयर घिसा, इसको सेल परचेज ट्रीट नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। बात क्लियर है? तुमको केवल इतना जानना था, हमको ये मीनिंग समझाना पड़ा। तुमको केवल इतना जानना है, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम अगर होगा तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन इसका मीनिंग जाने बिना सुनते तो कभी समझ में नहीं आता ये हो क्या है। आज का आखिरी टॉपिक, 1 मिनट और क्लास खत्म आज के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। क्या होता है पता है? एनीबडी नोज इट? रिवर्स मॉर्गेज स्कीम नहीं सुनना, एक लाइन में बड़ा मजेदार स्टोरी सुनाते हैं। एक लाइन के अंदर एक ओल्ड एज कपल थे, बूढ़ा बूढ़ी थे, उनका बेटा बेटी नालायक निकला, माँ बाप को अकेला छोड़ के चला गया। माँ बाप के पास लेकिन बहुत बड़ा घर है, 10 करोड़ का महल है, महल, बट 10 करोड़ में से कितना ईंट निकाल के बेचे और खाए? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना, ईंट निकाल के बेचे और अपना घर कर चलाए माँ बाप। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और कमाई का कोई जरिया नहीं है, बेटा बेटी छोड़ के चले गए, खाए क्या बेचारे? बच्चे नालायक निकले, भाग गए माँ बाप को छोड़ के। तो माँ बाप क्या खाएंगे बेचारे? घर बेच के खाएंगे तो रहेंगे कहाँ? सर घर किराए पे दे देना, वो अलग बात हो गई, उसका बात एक बार नहीं कर रहे। तो माँ बाप क्या करे? माँ बाप गया बैंक के पास, बैंक को बोला देखो तुम लोग मेरा प्रॉपर्टी गिरवी रख लो,
और हमको हर महीना कुछ पैसा देते रहो, 10,000, 15,000, 12,000 जो भी हो, वो वैल्यूएशन देखा जाएगा, मेरे को देते रहो मेरा महीना का घर घर चलाने के लिए, ठीक है। जिस दिन हम मर जाए ये घर आप रख लेंगे। अब क्या इसको सेल माने? सेल, बूढ़ा बूढ़ी से घर चला गया बैंक को, बूढ़ा बूढ़ी कभी वापस लोन लौटाने वाला है क्या? ये जो हर महीना पैसा मिल रहा है, एक टाइप का लोन हो गया ना? नहीं, ये लोन तो लौटाने वाले नहीं है वो, उनके पास तो कमाई का जरिया ही नहीं है सर। जिस दिन मर जाएंगे घर बैंक का हो जाएगा। तो क्या ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम को ट्रांसफर माने और बूढ़ा बूढ़ी के आदमी कैपिटल गेन लगाए? नहीं सर, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते सर। उनके पास खाने का दाना नहीं है, आप कहाँ पे कैपिटल गेन गिनने बैठे? अब क्या होगा जब वो बूढ़ा बूढ़ी का डेथ हो जाएगा? अगर किसी को बूढ़ा बूढ़ी में बुरा लग रहा है तो प्लीज, जस्ट फॉर एग्जांपल है, हम कोई रेसिज्म में नहीं जाते। तो सर वो ओल्ड एज कपल जो है, चलो ओल्ड एज कपल बोलेंगे, बूढ़ा बूढ़ी नहीं बोलेंगे। अंधे को अंधा नहीं बोलते, सूरदास बोलते हैं। बुरा नहीं लगता ना, इंग्लिश में गाली तो बुरा नहीं लगता, हिंदी में गाली तो बुरा लग जाता, ठीक है। तो पॉइंट इतना ही है सर, ओल्ड एज कपल, वो लोग का 10 करोड़ का घर था, बैंक को तो पता ही 70 साल के हो गए, आप 10 साल, 5 साल, 15 साल जिएंगे। बैंक उनको पैसा देता रहा, मान लो पूरा मिला के, और उस पर ब्याज जोड़ के बैंक उनको 2 करोड़ रुपया दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? सर बेटा बेटी कितने नालायक हो, प्रॉपर्टी पे हक उन्हीं का हो जाता है माँ बाप के बाद, हाँ कि ना? हाँ सर। तो सर यहाँ पे बैंक उनको बोलेगा ये 2 करोड़ हमको चुका दो और प्रॉपर्टी ले लो अपनी, तब तो कोई बात ही नहीं है, प्रॉपर्टी बच्चा लोग के पास रह जाएगा, बैंक को वापस उनका लोन का पैसा मिल जाएगा ब्याज के साथ। लेकिन अगर मान लो बेटा बेटी बोलते हैं नहीं बाहर में जो हमको कुछ नहीं चुकाना तुमको, तो क्या होगा? सर बैंक ये प्रॉपर्टी बेचेगा 10 करोड़ का, अपना 2 करोड़ वसूल करेगा और 8 करोड़ वो बूढ़ा बूढ़ी के बेटा बेटी को दे देगा। ये जो बैंक बेचेगा, बैंक के हाथ में ट्रांसफर मानेंगे जब बैंक बेचेगा उस दिन। हाँ सर। लेकिन वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे, ओल्ड एज कपल थे, उनको जो पैसा मिल रहा है वो उनके लिए कैपिटल गेन में नहीं आएगा। ट्रांसफर के डेफिनेशन से बात कर दिया, इसी को बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। समझ में आया स्टोरी? हाँ सर। तो ऊपर आज 2 भैया स्टोरी समझे हो जिंदगी का, एक सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है और एक रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है। ये देखो, ये पैराग्राफ जब पढ़ोगे ना, यहाँ पे पूरा रिवर्स मॉर्गेज का स्कीम जब हम बोला ना, एक स्टोरी पूरा ऊपर से नीचे तक, वो पूरा एक एक पॉइंट को बुलेट करके वही लिखा हो, ठीक है। आज यही रोक रहे हैं।